हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमारी इस महा सीरीज़ में वो आपका स्वागत है। हमारी इस महा सीरीज़ के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम बेसिकली पूरे सिलेबस को तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, जिसमें आपको पता है, अगर आपने देखा हो तो अभी अब तक हमने 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी प्लस विजन की करंट, इनको लेकर के चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सा इनके वीडियो हमारे के द्वारा प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, अब आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं, स्पेशली प्री के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन से क्वेश्चन भी अभी पिछले जो क्वेश्चन है उनके जल्दी ही हम मॉडल आंसर डालने वाले हैं और उसको लेके चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको आंसर राइटिंग के लिए भी एक हमने ग्रुप बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपकी आंसर राइटिंग है वो कॉपी चेक कर दी जा रही है। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई फीस या नहीं, कोई चीज़ देने की आपको जरूरत नहीं है। बस हमारा उद्देश्य यह है कि जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छे से हो और आप रिजल्ट दें, ताकि हमें उसका मतलब हमें भी अच्छा लगे। और इसी उद्देश्य के लिए हमने चैनल चलाया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब हम ज्योग्राफी डिस्कशन कर रहे थे। ज्योग्राफी में बेसिक से हम चीज़ें ले रहे थे। हमने 2 वीडियो ज्योग्राफी के आपको प्रोवाइड करवा दिए, आप उनको देखें। बेसिक से हमने चीज़ें आगे बढ़ाई है इसमें। और सबसे बड़ी बात है इसमें, अगर हम देख रहे हैं तो बेसिकली जो चीज़ें थी, जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, उन चीज़ों को हमने इसमें आगे बढ़ाया है। और अभी हमने जो ज्योग्राफी के अंतर्गत उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के हैं, उनको देखा हमने, समझा उनको, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ाए। सबसे पहले हम इसमें बेसिकली ब्रह्मांड से पढ़ रहे थे। और ब्रह्मांड में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, विशेषकर सूर्य पढ़ लिया, तारे पढ़ लिए, और अब पढ़ लेते प्लैनेट्स यानी ग्रहों को पढ़ रहे थे। और ग्रहों को पढ़ते हुए उनकी बेसिक जानकारी हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें एक तो देखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल के, अगर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें कुछ एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं पहले। कल क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित कथनों में, इनमें से ये जो कथन दिए हुए हैं आपको 4, इन स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। और किसके संबंध में स्टेटमेंट सही है? 21 जून को क्या होगा, 21 डेज को क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको एक चित्र बना करके बताया था कि 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, और 21 जून को सूर्य की स्थिति जहाँ रहती है उसी के आधार पर सूर्य में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिस्कशन, क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं नॉर्थ गोलार्ध में और साउथ गोलार्ध में। तो वो चीज़ें आपको बेसिकली समझना है जीरो से। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाई थी। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो 21 जून को ऐसा क्या होगा, तो अब एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखें, एक चित्र बना लो। हम तो एक तो सबसे पहले इसमें चित्र बना लिया। आपको पता है ये है 0 डिग्री विषुमत रेखा, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री, अगर नॉर्थ की बात करूँ तो ये हो गया कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री अगर साउथ की बात करूँ तो ये है मकर रेखा। ये 3 है। तो 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, आपको सभी को पता है 21 जून को सूर्य डायरेक्ट सीधा पड़ेगा, तो सूर्य यहाँ होगा डायरेक्ट कर्क रेखा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और जब सूर्य की किरण अगर सीधी पड़ती है तो रिफ्लेक्शन कम होता है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। तो 21 जून को सूर्य यदि यहाँ पड़ रहा है, 21 जून को सूर्य अगर यहाँ पड़ रहा है, तो डेफिनेटली है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में। अब इस दौरान क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो आप ऑप्शन देखते जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा या था सबसे बड़ा दिन, ऑब्वियसली स्टेटमेंट सही है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ेगा, इसलिए सबसे बड़ा दिन होगा। सेकंड इसमें लिखा है उष्ण अयनांत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो उस स्थिति को बोलते हैं उष्ण अयनांत, कि मैंने आपको बताया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आप करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि शीत अयनांत, तो ये दोनों आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों एक दिन घटित नहीं हो सकते, इसलिए दोनों आपस में सही नहीं हो सकते, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। क्योंकि शीत अयनांत है वो 21 दिसंबर को होता है दोस्तों, 21-22 दिसंबर के समथिंग शीत अयनांत होगा, क्योंकि उस दिन सूर्य कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सही बात है, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध जस्ट अपोजिट होगा, सबसे छोटा दिन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही है, अर्थात इसमें डी आंसर सही था। तो एक क्वेश्चन बेसिकली जनरली हमने आपको दिया था, जो चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी उसी में से क्वेश्चन दिया था। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें, और आगे फिर हम इससे पढ़ेंगे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए, अभी तक हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, सैटेलाइट जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में पढ़ रहे थे, इनकी बेसिक जानकारी है उसको स्पेशली हम ले रहे थे।
तो उसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं अभी आपके सामने। तो अब दोस्तों हम मंगल ग्रह के मंगलयान के बारे में देखते हैं। जो मंगलयान लिखा हुआ है ये उसने गलती से मंगलयान लिखा ना गया, यहाँ मंगल ग्रह की बात है, ठीक है ना। ये क्या है, मंगल ग्रह, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह की बेसिक सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि दूरी के आधार पर ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे नंबर पे आता है। इसको दोस्तों लाल ग्रह के रूप में कहा जाता है। उसका एक कारण क्या है, मेन जो कारण है वो है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड आपको पता है, जैसे ऑक्साइड मतलब CO2 के साथ जब आयरन जो रिएक्शंस करता है उससे आयरन ऑक्साइड बनता है। और आपको पता है आयरन ऑक्साइड से उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसी वजह से इस ग्रह को रेड प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के जस्ट बाद में आता है। और इसकी जो विशेषता है वो सेम टू सेम कई चीजें जो पृथ्वी पे पाई जाती है वो ठीक उसी प्रकार की कुछ विशेषताएं मंगल ग्रह पर भी पाई जाती हैं। इसलिए इसको पृथ्वी के समकक्ष कहा जाता है। जैसे इस ग्रह का वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल तो पाया गया है लेकिन वो अत्यंत विरल है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर CO2 नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन और जल, ये चीजें मुख्य रूप से मंगल ग्रह पर पाई गई है। जो जल पृथ्वी पर पाया गया है। ऐसे ही कुछ अफसोस जो हमने मंगलयान को भेजा था, विभिन्न प्रकार के देशों ने मंगलयान पर अपने अपने सैटेलाइट भेजे हैं, स्पेशली जो कृत्रिम सैटेलाइट या ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। और उनके माध्यम से हमने मंगल ग्रह की वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की कि मंगल ग्रह की जो संरचना है वो क्या है। तो इसी आधार पर ये चीजें आपको भेजी गई थी, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें मंगल ग्रह पर ये चीजें पाई गई है, इनके अवशेष मिले हैं इन्हीं चीजों के आधार पर। इसके अलावा दोस्तों यदि हम आगे जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़े इसके बारे में, तो देखो ये अपनी धुरी पर ध्यान रखना, हर सैटेलाइट, हर प्लेनेट, हर ग्रह 2 चक्कर लगाता है, एक अपने और एक सूर्य के। तो अपने धुरी पर चक्कर लगाता है, वो लगातार 24 घंटे में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी लगभग जैसे 24 घंटे की समथिंग पूरा करती है, ठीक उसी प्रकार 24 घंटे में पूरा करता है। और इसका झुकाव 25 डिग्री कोण होता है। ये जैसे अपने ग्रह अपनी जगह पर चक्कर लगा थोड़ा झुका रहेगा, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी रहती है अपने अक्ष पे, ठीक वैसे ही ये 25 डिग्री झुका रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा जिसके कारण पृथ्वी के समान यहाँ भी ऋतुएं परिवर्तित होती है। ध्यान रखना, ऋतुएं परिवर्तित यहाँ होगी क्योंकि ये भी सूर्य के चक्कर लगाता है और ये भी अपनी स्थिति में झुका हुआ रहता है। झुका रहने से क्या है कि जो पार्ट सूर्य के समकक्ष रहेगा ज्यादा दिन तक, वहां पर गर्म ऋतु रहेगी। जो जस्ट सूर्य से ज्यादा दूर पर रहेगा वहां शीत ऋतु रहेगी। जैसे हमारे गोलार्ध में अगर हम देखा है कि गोलार्ध में ऐसे स्थिति है, ठीक है ना। अब गोलार्ध में स्थिति ऐसे है कि ये जैसे ये नॉर्थ, ये मतलब ये आपको पता है उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश है। अब सूर्य ये है, ठीक है। और पृथ्वी जब इसके चक्कर लगाती है, मान लो इस चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी मान लो यहाँ आ गई। तो यहाँ आने पर पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और इसके इधर वाले पार्ट से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। इसलिए इस वाले पार्ट पर उष्ण रहेगा और इस वाले पार्ट पर शीत तारक का रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा में पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण ऋतु रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। उसका कारण है इनका झुकाव। ठीक उसी प्रकार से मंगल का भी अपना झुकाव होता है, जिसकी वजह से उसकी ऋतुएं परिवर्तित होती है। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण। ध्यान रखना, परिक्रमण का मतलब है जब दूसरे के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जब दूसरे के चक्कर लगाते हैं तो ऋतुएं परिवर्तित होती है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं तब तो होती है ऋतुएं परिवर्तित। और जब खुद की अक्ष पर, खुद की कक्षा में अगर ये चक्कर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, दिन और रात की अवधि चेंज होती है। क्योंकि खुद जैसे ये सूर्य फिक्स रहेगा, अब ये खुद ही घूम के चले गए तो जो वाला पार्ट इसके सूर्य के सामने आ जाएगा वहां दिन, और जो वाला सूर्य के जस्ट अपोजिट रहेगा वहां अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। और ये सूर्य के अपनी जो परिक्रमा है 686 दिनों में पूरी करता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं स्पेशली आपके वन लाइनर आ जाते हैं, स्टेट बीसीएस में आ जाते हैं, आपके कई बार स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए इतनी सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सौरमंडल का अगर बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे और उच्च पर्वत, ध्यान रखना कहाँ पर पाए जाते हैं, मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर आपसे पूछता है कहाँ पर पाया जाता है तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और दूसरी बात, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। निक्स ओलंपिया और ये चीजें कहाँ पर पाई जाती है।
मंगल ग्रह की अगर बात करें तो भारत द्वारा मंगल ग्रह के लिए आपको पता है मंगलयान भेजा गया है। उसके मंगल ग्रह पर जिसपे मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम के नाम से जानते हैं, ये भी गया है और 5 नवंबर 2013 में गया था, ये आप सभी जानते होंगे और हम इसमें सक्सेसफुल रहे और इसी को लेकर के मूवी भी आई है अक्षय कुमार की, तो इसी पर थी, ठीक है ना। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह ध्यान रखना, इसके अपने प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा था, उपग्रह क्या करेंगे, इनके चक्कर लगाएंगे जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा, ठीक उसी प्रकार से इसके भी उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस, ध्यान रखना। और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डीमोस, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। डीमोस मंगल का, सबसे पहले ध्यान रखना है ये मंगल का उपग्रह और दूसरा ये सबसे छोटा उपग्रह है, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। फीनिक्स मार्स लैंडर नासा का मंगल, ये तो आपको पता है, अगर आप मंगल ग्रह मंगलयान को पढ़ेंगे, जो मंगलयान हमने भेजा था वो दोबारा, आपने पता है हमने मंगलयान भेजा था यहाँ पर, तो वो असफल रहा और मंगल पर बर्फ की जानकारी देने में वो काफ़ी हद तक ये रहा। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ये तो एक साइंस टैग का पार्ट रहता है, यहाँ देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली यहाँ मंगल ग्रह के बारे में जानना जरूरी था, जो बेसिक सी जानकारी आपको बता दी, ये चक्कर कब लगाता है, कितने दिनों में लगाता है, ठीक है ना। और इसरो और अपना मिशन दोबारा भेजने के लिए चल रहा है, मार्स क्यूरोसिटी रोवर, ये एक मतलब आपको पता है मार्स क्यूरोसिटी रोवर, हालांकि साइंस टाइप में हम पढ़ेंगे, ये मंगल ग्रह पर क्या करेगा, एक रोबोट भेजा है जो चलता हुआ जाएगा, है ना, और उसकी लैंड भूमि है उस पर लैंड करेगा और वहां से हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करवाएगा जिससे हम पता लगा लेंगे कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए ये चीजें आई है। तो मंगल ग्रह के बारे में बेसिकली ये चीजें हैं, बाकी तो आपको होता है साइंस टैग में हम पढ़ देंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो दूसरा ग्रह होता है जुपिटर, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जुपिटर। जुपिटर की अगर बात करें तो यह सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है, सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और अपने कक्ष पर ध्यान रखना, अपने कक्ष पर सर्वाधिक तेज घूर्णन करता है, ये अपने कक्ष है, इस पर सर्वाधिक तेज गति से रोटेशन, अपने कक्ष से स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, तो अपने कक्ष पे चक्कर लगाती है, ये चीज ध्यान रखना। और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी है, उपग्रह सबसे ज्यादा है इसको, और ये मैंने आपको बताया था ये पार्थिव नहीं बल्कि जोवियन ग्रह है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पार्थिव ग्रह क्या है, जोवियन ग्रह क्या है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, है ना। लघु सौर तंत्र भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना, इसको लघु सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। हालांकि कल मैं आपको बता रहा था कि सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम जो ब्रह्मांड का जो पूरा पार्ट होता है, इसमें सूर्य, तारा, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह सब आते हैं, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उल्का पिंड, है ना, गैलेक्सी, ये सारे जो पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो पूरे जो सोलर सिस्टम देखते मैंने होगा, ये बृहस्पति अपने आप में इतना विशाल है कि इसको भी लघु सोलर सिस्टम का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें खुद के ध्यान रखना 79 उपग्रह है, 79 उपग्रह हैं इसके। और अभी आपको पता है सबसे पहला उपग्रह आपको पता है क्या आयो था, जो गैलीलियो उपग्रह कहते हैं, आयो था, जिसको कि सबसे पहले इसका जो उपग्रह था उसकी खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए उसको गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसका एक उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब ध्यान रखना सबसे बड़ा तो है गैनीमेड और सबसे छोटा है मंगल का, आपको पता है जो मंगल है उसका सबसे छोटा जो आपको बताया था मैंने डेमोस, तो डेमोस है वो जो मंगल का उपग्रह है वो सबसे छोटा है और गैलीलियो है वो सबसे बड़ा है। छोटा क्या होगा, डेमोस, ये छोटा है। सबसे बड़ा कौन होगा, गैनीमेड, जो गैनीमेड है सबसे बड़ा है। इसके अलावा एक चीज और है, बृहस्पति में तारा और ग्रह दोनों के गुण होते हैं। अब तारा और ग्रह के गुण होने की वजह से एक तो घूर्णन करता है और तारा की वजह से ये क्या करता है, ऊर्जा भी जनरेट करता है, इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा पाई जाती है, जिसका मेन कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत तेज गति से क्या करता है कि रोटेशन करता है और इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर रेडियो एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें तारे या सूर्य की विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि तारा और सूर्य में यही होता है कि उसमें खुद की ऊर्जा होती है, जबकि अन्य ग्रहों में खुद की ऊर्जा नहीं होती। ये चीजें आपको बेसिक से ध्यान रखनी, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें
तो पृथ्वी से ज़्यादा होता है। हीलियम हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पाई जाती है। अब देखो हीलियम हाइड्रोजन पाई जाएंगी तो ऑब्वियसली ये भी आपको पता है जो क्रियाएं करेंगी तो उससे भी फर्क पड़ेगा, और अल्प मात्रा में ये गैसें पाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी अल्प मात्रा में इन गैसों के यहाँ परिमाण है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर पाई जाती है। और ये गैसीय ग्रह भी है, क्योंकि जोवियन ग्रह तो डेफिनेटली गैसों का स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। दूसरा, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर, चंद्रमा मतलब वही इसका कोई उपग्रह है, बाइजर अभियान से प्राप्त की गई यूरोपा की सतह पर बर्फीली, ध्यान रखना, एक बाइजर नाम का एक अभियान है जिसको भेजा गया है। और ये बाइजर अभियान मुख्य रूप से इसके लिए भेजा गया है कि ये बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया है, और बृहस्पति ग्रह की जो वहाँ की जलवायु ये है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसका पता लगाने के लिए बृहस्पति ग्रह पर ये भेजा गया है। इसके अलावा एक भेजा गया है जूनो भी अभियान आपको पता है बृहस्पति पर भेजा गया है। तो बाइजर अभियान जो भेजा गया है उसके आधार पर इसकी सतह पर, इसका जो एक उपग्रह है यूरोपा, उसकी सतह पर हमें बर्फीले समुद्र भी मिले हैं। ऐसे कुछ स्रोत मिले हैं जो बर्फीले समुद्र की भांति है, वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो इस बात का संकेत है कि वहाँ पर जल की स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका नाम ध्यान रखना है। यूरोपा क्या है? यूरोपा इसका एक उपग्रह है। बाइजर क्या है? ये बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर भेजा गया ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जो उसके इन्वेंशन के लिए भेजा गया है, ठीक है ना। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपने सुनाऊंगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और दूसरा है ग्रेट रेड स्पॉट। इन दो शब्दों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, बृहस्पति का जो वायुमंडल है चक्राकार एवं स्थायी तूफान होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लें पृथ्वी पर आपको पता है और इस तरीके के तूफान आते हैं, आपको पता है, या लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है, तो ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति पर भी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसीय तूफान आते हैं, और उन्हीं गैसीय तूफानों को बोलते हैं हम ग्रेट रेड स्पॉट। वहाँ पर क्या डार्क टाइप हो जाते हैं, जहाँ पर तूफान आता है उस एरिया को बहुत तेज गति से गैस के माध्यम से साइक्लोन वाली स्थिति जनरेट हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। जैसे पृथ्वी पर हरिकॉन जैसे होते हैं, हरिकॉन भी भारत में एक साइक्लोन होता है, मतलब जो उष्ण कटिबंध के साइक्लोन है, तो हरिकेन की तरह ही होते हैं। इसके अलावा एक है स्ट्रिक्स ऑफ पर्ल। देखो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि शब्दों का मतलब क्या है, तो इसलिए आपको दोस्तों इनके बारे में बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की मैं बात करूं तो ये स्ट्रिंग पर्ल क्या है? बामर्थ घूमता विशाल तूफान बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में सफेद अंडाकृति के रूप में दिखता है। वर्तमान 8 अंडाकृति, देखो कुछ नहीं, स्ट्रिंग ऑफ, देखो ग्रेट रेड जो है ये भी एक तरह का है तो तूफान है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है ये भी तूफान है, और ये बामर्थ, यानी बामर्थ मतलब है घड़ी की दिशा में, तो ये यो घूमता हो जाता है, देखो ये देखो यूं। और ये दक्षिणी गोलार्ध में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पर? बृहस्पति के सदर्न पोलार में ये पाया जाता है, और इसकी आकृति अंडे की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है। और अभी वर्तमान में ऐसे 8 अंडाकृतियां यहाँ पर दिखाई दी गई। कहाँ पर? ये सारी घटनाएं कहाँ की पर है? बृहस्पति की। अब कुछ और मिशन जो बृहस्पति पर भेजे गए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने बताया था एक तो जूनो मिशन, इसको लेकर के 2018 में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि जूनो मिशन किस तरीके से पृथ्वी का अन्वेषण कर सकता है। अब दोस्तों ये मिशन कहाँ भेजा था हमने? बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए। तो फिर इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाव का अन्वेषण करने में हमारा योगदान देगा? तो इसका रीजन यह था दोस्तों कि पृथ्वी, ध्यान रखना, पृथ्वी और बृहस्पति ये दोनों एक ही पार्ट के भाग है। पृथ्वी और बृहस्पति है, ये दोनों ही आपको पता है एक ही खंड के पार्ट बने हुए, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मांड के पार्ट है। और जब बिग बैंग थ्योरी के आधार पर जब वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो उसी ब्रह्मांड के निर्माण में से बृहस्पति भी बना था, और उसी ब्रह्मांड के निर्माण में से पृथ्वी बना था। तो चूंकि जब दोनों का स्ट्रक्चर दोनों का एक ही पार्ट से अगर स्ट्रक्चर बना है, तो डेफिनेटली है कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक वही स्ट्रक्चर, वही संगठन, वही संरचना बृहस्पति की भी हो सकती है। इसलिए चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाव में तो हम जा नहीं सकते, इसलिए हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए बृहस्पति पर जूनो मिशन भेजा। और जूनो मिशन यदि बृहस्पति के स्ट्रक्चर को बता देगा, तो उसके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं उद्देश्यों से नासा के द्वारा इस बृहस्पति
कि कक्षा में इस जूनो मिशन को लगाया गया था नासा के द्वारा। ध्यान रखना, नासा ने भेजा था इसको। पूर्णतः सौर ऊर्जा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सौर ऊर्जा जनरेट करता है, वहीं से सोलर एनर्जी लेता है और उसी से ये चक्कर लगाता हुआ जा रहा है। ग्रह अध्ययन करता है और जल की उपस्थिति के बारे में इसने पता लगाया कि बृहस्पति पर जल की उपस्थिति हो सकती है, उसके लिए इसने बर्फीले जो उनके बारे में भी बात बताई। ये तो है जूनो मिशन। दूसरा है गैलीलियो मिशन। गैलीलियो मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी नासा द्वारा अंतरिक्ष यान, नासा ने ये भी भेजा था, और ये बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह, टोटल बृहस्पति के आपको पता है बहुत ज्यादा उसके उपग्रह हैं, तो ये उनके बारे में अध्ययन करके बताएगा, उनकी स्थिति को बताएगा, इसलिए मुख्य रूप से ये भेजा गया था। ठीक है नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको अपने मिशन में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा और गैनीमेड, कैलिस्टो, उत्तरी लवणीय जल का साक्ष्य, ये जो भेजा गया है, इसमें मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो मिशन के द्वारा ही यूरोपा उसका एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? वो बृहस्पति का, उस पर भेजा गया था और इसी के माध्यम से मुख्य रूप से पता लगाया गया था कि गैलीमीड, कैलिस्टो, उत्तरी सतह लवणीय जल का यहाँ पर मतलब इन जो मुख्य रूप से गैनीमेड और यूरोपा नाम के जो इसके उपग्रह हैं, इन पे गैलीलियो मिशन के द्वारा ये पता लग पाया कि यहाँ पर जल के साक्ष्य है। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जुपिटर को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसकी बेसिक जानकारी। इसके बाद आता है शनि। ठीक है ना, तो शनि की मैं बात करूं तो आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन हो गया? बृहस्पति, तो दूसरा है शनि। तो आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और घूर्णन गति की अगर मैं बात करूं तो ये 10 आवर 30 मिनट में अपने कक्ष की घूर्णन गति पूरा कर लेता है, अपने कक्ष की ध्यान रखना। और विशेषतः तल के चारों ओर वलय हैं और यहाँ पर इसलिए आकाश में पीले तारे की तरफ दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? वलय पाए जाते हैं इसके चारों ओर, और वलय पाए जाने की वजह से जब हम ऊपर देखते हैं तो पीले दिखाई देते हैं, तो वो चमकते हैं थोड़े बहुत। और एक चीज, टाइटन शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखना, शनि के भी बहुत ज्यादा उपग्रह है, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा अगर बात करें तो टाइटन शनि का उपग्रह है और रिया भी शनि का एक उपग्रह है। पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल भी है इसका, जो कि इसमें भी बोला जाता है कि वायुमंडल पाया गया है, सघन है। और यहाँ एक चीज और है कि घनत्व जल होने के कारण, ध्यान रखना, घनत्व जल से कम इसका जो बृहस्पति है, इसका घनत्व जल के कम होने की वजह से ही जल में तैर सकता है। जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी का घनत्व जल की तुलना में कम होता है, इसलिए वो लकड़ी जल पे तैरती है। ठीक उसी प्रकार से जुपिटर ग्रह का भी जो टेम्परेचर है, जो इसका वो है, वो भी क्योंकि बहुत कम होता है, उसकी वजह से यह भी क्या कर सकता है? तैर सकता है। ठीक है ना, ये चीज हो गई। दूसरा, शनि का फूबो उपग्रह कक्षा में घूमना विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाएगा, है ना, इसी प्रकार से सभी ग्रह उपग्रह उनकी एक कक्षा में एक निश्चित दिशा लगाते हैं, लेकिन शनि का जो फूबो उपग्रह है वो जस्ट अपोजिट दिशा में चक्कर लगाता है। तो ये एक फैक्ट की जानकारी थोड़ा सा याद रखना आपको जरूरी है। इसके अलावा शनि पर भेजे जाने वाले जो वुमन मेड मिशन है, उसमें कैसिनी है और पायनियर, ये दोनों भेजे गए हैं जो मुख्य रूप से शनि की स्थिति के बारे में हमें बताएंगे। शनि के बलों का रहस्य सुलझाने के लिए इसमें बहुत बलय पाए जाते हैं। मैंने बोला था जो अनगिनत छोटे छोटे कण होते हैं, ये बलय इसके चारों ओर पीले कलर के दिखाई देते हैं। इनके अध्ययन के लिए ये एक मिशन चल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी इसको याद रखना इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। बलय मैंने बता दिया कि अनगिनत कणों से निर्मित होते हैं। कण मुख्य रूप से जल हो सकते हैं, बर्फ हो सकती है, और ये चट्टानी पदार्थ भी हो सकते हैं। और शनि में आपको पता है ज्यादातर बलय में बर्फ पाई जाती है, जो बलय है उनमें बर्फ ज्यादा पाई जाती है। और वहीं अगर बात करें हम जो अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून के बलय गहरे और उच्च मात्रा में चट्टाने पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना कि शनि में बलय पाए जाते हैं, बलय जो रेंगे टाइप में होते हैं। और दूसरी बात, जो अरुण और वरुण है उनमें बलय पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो बलय है उन बलों में चट्टानी पदार्थ ज्यादा होता है, जबकि शनि की जो बलय है इनमें मुख्य रूप से बर्फीले कण ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो जब इन्होंने बलों का अध्ययन किया इन तीनों ने, तो कुछ निष्कर्ष निकाले कि बलय निर्माण अरुण वरुण का 4 वर्ष, यानी बलय निर्माण मुख्य रूप से 3 ग्रहों पर पाए जाते हैं, शनि, अरुण, वरुण, और 4 बिलियन वर्ष इन बलों का निर्माण हुआ था। बलों का निर्माण की अगर हम बात करें तो ग्रहों के पास
जो कुछ विशाल, देखो जब ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड में से कोई पार्ट ग्रह बन गया, कोई पार्ट इसका सूर्य बन गया, कोई तारे बच गया, तो बोला गया कि जो कुछ कण बच गए थे वो इनके चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, इन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाने और वलय का निर्माण करने लगे। तो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई उसके अंतर्गत जो शेष पार्ट बचा था वही पार्ट इनके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया, और उसी से मुख्य रूप से ये क्या हो गए, वलय निर्माण जब हुआ तो ग्रहों के पास से कुछ विशाल का खंड गए थे, उनसे कुछ चीजें टूट गई थी, तो उन्हीं से क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। तो बेसिकली इसके बारे में इतनी सी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। इससे हम थोड़े से यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे सिलेबस में इतना डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है थोड़ी बहुत, तो इसलिए बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के, तो उनके ग्रह और उपग्रह के बारे में हमारे पास जानकारी होना जरूरी थी, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको ऐसी लगे कि भाई ये हमारे, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सही है, लेकिन फिर भी हमें इनको जरूर देखना है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की शुरुआत करनी है तो हमें बेसिक से करनी है, और बेसिक से शुरुआत करते टाइम हमें इस प्रकार का थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं, अब आता है अरुण, यूरेनस बोलते हैं इसको, यूरेनस अरुण। आकार में ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, अगर आकार के आधार पर देखें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके चारों ओर बल, मैंने बताया था इसके बल पाए जाते हैं जो अल्फा बीटा गामा टाइप में। इसकी खोज 1781 में की गई थी, खोज इसके द्वारा की गई थी, विलियम हसल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये अपने ग्रह के जस्ट, जैसे सारे ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो लगाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, सूर्य के चारों ओर जो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वो है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने चक्कर लगाता है ईस्ट टू वेस्ट, सूर्य के चक्कर लगाता है ईस्ट टू वेस्ट, और चूंकि ईस्ट टू वेस्ट लगाता है इसलिए सूर्य है वेस्ट से दिखाई देता है, सूर्य इसीलिए यहाँ पर वेस्ट से दिखाई देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ सूर्य, मैंने बोला ना सूर्य उदय यहाँ पश्चिम से होता है, सूर्यास्त क्योंकि जस्ट अपोजिट होगा। जब ये सूर्य के पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब की ओर चक्कर लगाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाएगा, तो डेफिनेटली जस्ट अपोजिट सूर्य पहले यहाँ पश्चिम होगी, तो पश्चिम में सूर्योदय होगा और पूर्व में सूर्यास्त। ये दो ग्रहों की स्थिति है, एक है शुक्र और एक है अरुण, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, इसलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, क्योंकि ये अपनी कक्षा पर बहुत जल्द झुका रहता है। जैसे मान लो ये इसकी कक्षा है, तो पृथ्वी तो मान लो उसकी 23.5 डिग्री है, मंगल मान लो 25 है, ये अपनी कक्षा पर बहुत ज्यादा कोण बनाता है, बहुत ज्यादा झुका रहता है, और झुका रहने की वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। वायुमंडल इसका भी काफी सघन है, यहाँ पर ये गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, अमोनियम, ये गैसें यहाँ पर पाई जाती है। ये गैसों को दोस्तों स्पेशली जो स्टेट पीसीएस के हमारे कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जरूर याद रखें। यूपीएससी वालों को भी याद रखनी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो ये चीज़ें उनको बेसिकली याद होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो सूर्य से काफ़ी दूर, ये आपको पता है, जैसे मैंने अगर हम बात करें तो जब भी हम कल पढ़ रहे थे तो सूर्य यहाँ है, तो ये सबसे सेकंड लास्ट ये यहाँ पर है, तो सूर्य से ज़्यादा दूर पाया जाता है, इसलिए ऑब्वियसली जो ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर रहेगा सूर्य का टेम्परेचर वहाँ कम पहुँच पाएगा, और यही कारण है कि यह ठंडा है, दूरदर्शी है, और दूर से देखने पर नीला और हरा ये भी दिखाई देता है। ध्यान रखना, पृथ्वी को ग्रीन और ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, इसको ग्रीन और ब्लू प्लेनेट तो नहीं बोलते, लेकिन दूर से देखने पर ग्रीन और ब्लू भी दिखाई देते हैं, और उसका कारण यह है ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसको दूरदर्शी यानी कि जब हम किसी चीज़ से देखते हैं तब जाकर देखेगा ये, है ना, तो तब जाकर के जैसे दूरबीन टाइप से हम देखेंगे तब जाकर के देखेगा तो ये बहुत दूर है, और दूर होने के साथ साथ जो दूर से देखेंगे हमें नीला हरा दिखाई देता है। इसके 27 इसके उपग्रह हैं, मैंने बताया था बला है, बलय भी यहाँ पर पाई जाती है, बलय हुई है इनको चारों चक्कर लगाने वाली जो कण बचे हुए थे वो बलय, और उनका नाम ये है। इतना ज़्यादा नाम तो याद नहीं रखना है आपको, बस पता लगना है, इतना पता लगाना है कि इसके भी बलय पाई जाती है। इसका अन्वेषण के लिए बाइजर 2, और पूछा बाइजर 2 यान कहाँ पर भेजा गया है, तो बाइजर फर्स्ट तो भेजा गया बृहस्पति ग्रह के, और बाइजर 2 नासा के द्वारा भेजा गया है अरुण ग्रह के अन्वेषण के लिए, नेपच्यून है ना, यूरेनस के अध्ययन के लिए भेजा गया है।
ठीक है। इसके अलावा आता है आपका वरुण। अब दोस्तों वरुण की अगर मैं बात करूँ तो वरुण सर्वाधिक ठंडा है। अब ऑब्वियसली ठंडा होगा क्योंकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है तो सूर्य का तापमान यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये सर्वाधिक ठंडा है। और वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम ये पाए जाते हैं यहाँ पर। प्लेटों को हटाने के पश्चात ये सूर्यमंडल का सबसे दूरस्थ, पहले सबसे दूर था प्लेटो। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि प्लेटो को किस तरीके से हटाया गया था, प्लेटो को क्या है। तो वहां से बाद में उसको जब प्लेटो को हटा दिया गया था तो आपको पता है वरुण एक ग्रह के रूप में बचा था और ये सबसे दूर स्थित एक ग्रह है। 14 इसके उपग्रह हैं, ठीक है। 14 ऐसे क्या है उपग्रह, कुछ फेमस उपग्रह आपको पता होना चाहिए। ट्रिटॉन और मैरिड इसके हैं। और इसकी खोज जर्मन जो ज्योग्राफिकल थे, जो खगोल शास्त्री थे, ज्योग्राफोलॉजी, उसने इसकी खोज की थी 1846 में, जोहान गाल। दोस्तों स्टेट पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि खोजकर्ता कौन है, सूर्य से दूरी कौन है, परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से हमने आपको सारी चीज़ें जितनी जानकारी थी उतनी बताने की इसमें कोशिश की है, लेकिन आपको अपने लेवल पर भी जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद प्लेनेट जो प्लेटो, इसके बारे में देख लें कि ये 9वां छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत छोटा था। और दूसरी बात, ये दूसरे ग्रह की जो कक्षा है, वरुण की कक्षा था, वरुण की उसी कक्षा को काटता था। और जो ग्रह की जो परिभाषा है, प्लैनेट्स की जो परिभाषा दी गई थी, उस प्लैनेट्स की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहा। 5 उपग्रह है इसके भी, ये आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अगर देख सको तो देख लो, बस इतना याद रखना कि किसके उपग्रह हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये प्लेटो के उपग्रह हैं। तो दोस्तों जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें इससे जुड़ी हुई थी, वो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से पढ़ने की कोशिश की है। अब आपसे ये कुछ फैक्ट और है जो आपको देखना है। तो फैक्ट आपको याद रखना है, नग्न आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं जिनको हम डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, दूरबीन ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह दिख सकता है, बुध ग्रह दिख सकता है, बुध तो दिखता ही बुध, और बृहस्पति, शनि और शुक्र, इनको ध्यान रखना है। ये ऐसे हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। अदरवाइज अन्य ग्रह, जैसे पृथ्वी पर तो हम बैठे ही हैं, पृथ्वी बैठे हैं। इसके अलावा जो अन्य अरुण और वरुण जो ग्रह हैं, और जो उन ग्रहों को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, उन ग्रहों को देखने के लिए हमें दूरबीन का यूज करना होता है। इसके अलावा दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखें तो बुध सबसे नजीक होता है, शुक्र उसके बाद होता है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर होती है, चौथे नंबर पर मंगल होता है, 5वें नंबर पर बृहस्पति होता है, 6ठे नंबर पर शनि होता है, 7वें नंबर पर अरुण और 8वें नंबर पर वरुण। ये पृथ्वी, बृहस्पति वो सूर्य से दूरी के आधार पर होते हैं। और चूंकि जैसे ये सन है तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये होते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपको पता है चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगाएंगे। तो जैसे अगर हम, हालांकि बताया गया ये 88 डेज लगाता है, कौन, बुध। शुक्र लगाता है 250 डेज, पृथ्वी लगाती है 365 दिन। और पृथ्वी के बाद मंगल आपको पता है 687 डेज लगाता है सूर्य के चक्कर लगाने में, ठीक है। 687 डेज है जो सूर्य के चक्कर लगाने में है। इसका हमने आपको चित्र भी एक वीडियो में शेयर किया था, शायद मैं बताता हूँ उसको। शायद हमने पहले उस वीडियो में शेयर किया था आपको। तो दोस्तों इनकी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चूंकि जैसे जैसे सूर्य से दूरी इनकी ज़्यादा होती है, वैसे वैसे इनके सूर्य के चक्कर लगाने का टाइम भी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, जो इनको जो व्यास है, इनका जो रेडिएशन वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा आकार के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरे पे शनि है, तीसरे पे अरुण है, चौथा पे वरुण है, 5वां पृथ्वी है, 6ठा पे शुक्र, 7 पे मंगल है और सबसे छोटा बुध है। अगर आकार के आधार पर इनको देखें, ये क्वेश्चन क्या बेसिकली स्टेट पीछे से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा कवर कर लें। द्रव्यमान के आधार पर देखें, सबसे ज्यादा द्रव्यमान आपको पता है बुध का है, उसके बाद मंगल, ठीक है। सबसे न्यूनतम से अधिकतम हो है, सबसे कम बुध का है, उसके बाद मंगल का है, तीसरा पे नंबर पे है अगर द्रव्यमान में देखें तो ये शुक्र का है। यानी कि सबसे ज्यादा बृहस्पति का, ये चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बृहस्पति का है और सबसे कम द्रव्यमान है वो बुध का है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको द्रव्यमान के आधार पर। और इसलिए ध्यान रखना बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा भी है वो। परिक्रमण वेग के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा परिक्रमण वेग जो दूसरे के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है बृहस्पति का, उसके बाद होता है शनि का,
उसके बाद होता है अरुण का, उसके बाद होता है बुध का, उसके बाद होता है पृथ्वी का, मंगल, ठीक है। सॉरी अरुण, देखो पहले बृहस्पति है, इसका सबसे ज्यादा तेज चक्कर होता है, दूसरे पे शनि, अरुण, और ये है वरुण। वरुण के बाद आता है पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ये सीक्वेंस दोस्तों याद रख लेना, कई बार स्टेट पीसीएस में सिलेक्टेड क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। और झुकाव के आधार पर देखें तो पहले पे सबसे ज्यादा झुका हुआ है शनि, फिर बृहस्पति, फिर आएगा बुध, फिर पृथ्वी, मंगल और वरुण और अरुण, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये होगा शुक्र, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी सी शॉर्ट नोट्स है, उसको हमने इसमें आपके साथ शेयर किया है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से इनको जानें, इसी उद्देश्य से। और बेसिकली जो इनके लिए अगर आप बात करें तो आप इनके लिए 6th क्लास की 7th क्लास की जो NCERT पढ़ेंगे उनको भी इन नोट्सों के साथ आप एक बार पढ़ो। तो जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर जाएगी, आपका टॉपिक और आपका कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा NCERT की आप सहायता ले सकते हैं। हालांकि हमने एक एक चीज़ को कवर किया है, लेकिन बुक में कोई चीज़ हो सकती है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम पढ़ते हैं अब चंद्रमा के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। चंद्रमा हमको पता है, चंद्रमा एक तो सबसे पहले है कि उपग्रह है, और किसका है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का चंद्रमा एक उपग्रह है। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, और कितने दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा सकता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड, यानी कि इतने दिन, लगभग 28 दिन के समथिंग, 27.5 दिन के समथिंग ये पृथ्वी की चक्कर लगाता है। और इसी के आधार पर चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है, चंद्रमा कभी पूरा देखेगा, अमावस्या और पूर्णिमा जो हमारे साथ इंसिडेंट होते रहते हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रोल बहुत अहम रहता है, तो वो इसके चक्कर लगाने वाली जो गति है उसके आधार पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति जब चंद्रमा पर जाते हैं तो एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वैक्यूम नहीं है। और ध्वनि को ट्रांसफर करने के लिए मतलब कोई माध्यम नहीं है, और ध्वनि को ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई माध्यम की जरूरत होती है, और ये पूरा वैक्यूम है। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ध्यान रखना, ग्रह नहीं उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1 चक्कर है। ऑब्वियसली चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर 27 दिन में लगाता है, जो कि ऊपर हमने देखा था। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आते हैं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, चूंकि वह ग्रह और उपग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो सबसे पहले ये तो आपको बेसिकली पता ही है, एक है चंद्र ग्रहण, एक है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है अमावस्या को, सॉरी सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। अब इन स्ट्रक्चर देखा, सूर्य हमेशा स्थिति में रहता है, चंद्र ग्रहण के दिन अर्थ बीच में आ जाती है, ठीक है, और मून बाद में आ जाएगा, इस तरीके से होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दिन सन तो स्थित रह जाएगा, मून बीच में आ जाएगा अर्थ के, तो इनके रिफ्लेक्शन से, क्योंकि आपको पता है कि मून बीच में आने की वजह से उस टाइम आपने देखा होगा अमावस्या के टाइम पर या सूर्य ग्रहण के टाइम पर सूर्य हमें दिखाई सा नहीं देता, उसको ढक लेता है कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य की जो दिशा होती है उसमें चंद्रमा पृथ्वी के समकक्ष चलता है। और ध्यान रखना, जो चीज किसी चीज की जितनी नजीक आएगी उसको उतना ही ढक पाएगी, तो चूंकि उस टाइम पृथ्वी के नजदीक होता है तो ज्यादा अच्छे से पृथ्वी को ढक लेता है, और इसी कारण से अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण की सिचुएशन घटित होती है। और पूर्णिमा की अगर मैं बात करूं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, ऑब्वियसली क्योंकि अर्थ आ जाता है, सूर्य का प्रकाश है वो अर्थ बीच में आ जाएगी, इसलिए मून पे, ये मून है, इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाएगा। और आपको पता है कि सूर्य का जो चंद्रमा है उसका भी अपना कोई ऊर्जा नहीं है, वो चमकता है सिर्फ सूर्य के प्रकाश से, इसलिए चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाती है, और इस दौरान वो चमक नहीं रह पाती क्योंकि उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो अगर आपको पता लगा होगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान असलियत में होता क्या है। चंद्र ग्रहण आपको पता है पूर्णिमा की स्थिति में होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और जो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाती, तो चंद्रमा रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता, और चंद्रमा की अपनी कोई ऊर्जा है नहीं। इसके अलावा जब चंद्रमा पृथ्वी के साथ उपभू की स्थिति में आता है, अब दो चीज आपको ध्यान रखनी, एक है उपभू और एक है अपभू। उप यानी कि चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो चंद्रमा का जब पार्ट पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है,
इतने लाख किलोमीटर है, वो आपको पता है। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब कोई दूरी नहीं बचेगी, है ना, और दूरी कम बचेगी, तो उस स्थिति को बोलेंगे हम उपभू, और इसको बोलते हैं पेरोजी। पेरोजी का मतलब तो पेरोजी बोलेंगे इसको, क्योंकि सबसे निकट होगा। और इस समय चंद्रमा का जो ज्वार बल, ये हम ज्वार भाटे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्वार भाटे में पढ़ेंगे तो उपभू की स्थिति में चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होती है, और इसकी वजह से चंद्रमा का द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और पृथ्वी से ज्वार भाटा ऊपर ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए इसको होता है कि सामान्य ज्वार से उच्च ज्वार की स्थिति यहाँ पर होगी उपभू की स्थिति में। जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर रहता है तो वो होती है अपभू, और इसमें ज्वार कम होगा क्योंकि वो ज्यादा दूर होता है, और दूर होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण कम लगा पाता है। यानी अगर इसको समझे हम दोबारा से, देखो देखो ऐसे है, जैसे ये है अर्थ, और ये है मून। तो इसमें जिस दिन दूरियां कम बचती है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में, हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो एक डिस्टेंस है, तो दोस्तों ये चार चीज़ें जो आपको हमें अच्छे से समझाएंगे, हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, चार चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनको हम अगले वीडियो में एक देखेंगे अलग से, शुरू में स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो, जिसमें आपको चार चीज़ समझें, उपभू, अपभू, उपसौर और अपसौर। इनको हम अच्छे से समझेंगे, और इसमें फिर हम यहाँ ये भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इसको ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये मुख्य रूप से वो ज्वार भाटा से इनका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा और थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, ब्लड मून का मतलब जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली चंद्र ग्रहण में क्या होगा, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून। तो जब पूरी तरीके से पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो अर्थ की जो सन की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, उसको मून पर नहीं जाने देगी, पूरे को ढक लेगी। ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण, और इसी स्थिति को चंद्रमा बिल्कुल लाल दिखाई देता है, चंद्रमा में चमक बिल्कुल नहीं हो पाती, इसी कारण से इसको ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी हम इनको तो देखेंगे जो रह गया बीच में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 है, इसलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर लाए गए भार का 1/6। ऑब्वियसली गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और गुरुत्वाकर्षण बल ही किसी चीज का भार बढ़ाने में एक अहम रोल निभा सकता है, तो वो यहाँ पर कम पाया जाता है। ये बेसिकली आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा। तो चंद्रमा पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शांति का सागर। अपोलो 11 मिशन, चंद्रमा पर 3 यात्री भेजे गए थे, आपको सभी जानते हैं, ऑर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल और एडविन, और इन्होंने 1969 में चंद्रमा पर जाकर के अपना वो रखा, और ये मिशन सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में लौट आए थे। मतलब ये पहले चंद्रमा पे गए, फिर वापस प्रशांत महासागर में आए। ये बेसिकली स्टेट पीसीएस के लिए जानकारी है, इसलिए हमने लिखी है, इनको एक बार देखना। चंद्रयान 2 भारत के द्वारा भेजा गया एक मिशन है, 2018 में इसको भेजा गया था, ठीक है, चंद्रमा पे। और ये मिशन में हमने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। और इसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया था। सेलेनी चंद्रमा पर भेजा गया, जापानी एक वो है सैटेलाइट। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार की तुलना में 1/8 है, इसलिए रात है ठंडी और दिन गर्म, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ध्यान रखें, मैंने फिर बोला, चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर भी ग्रह और ग्रहों की तरह इसकी सिचुएशन है। चंद्रमा जो चमकता है वो उसके खुद के प्रकाश से कभी नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। और चूंकि जब चंद्र ग्रहण होता है उस टाइम पृथ्वी बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में आने की वजह से चंद्रमा को रिफ्लेक्शन या चंद्रमा तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, इस चंद्रमा चमक नहीं पाता। भारत का पहला निजी चंद्र अभियान चल रहा है, ये बेंगलुरु में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है, उसके द्वारा किया गया है। और ये थोड़ा सा बेसिकली इसने कई जानकारी हमें दी गई है ना, ये बेसिकली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो और क्षुद्र ग्रह आएंगे अभी इसमें साइड, बेसिक से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ और है जो हमें एक बार पढ़नी है ना। ये आपके स्टेट पीसीएस के विषय से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पढ़ेंगे, और हम जल्दी ही इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसमें और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक दो चीज़ और। इसके बाद आता है अन्य आकाशीय किरण। देखो मेन तो आपको मैंने बता दिया, तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। इन तीन के अतिरिक्त और भी कभी कभी पिंड हमें आकाश में दिखाई देते हैं जो चमकते हुए रहते हैं। इसमें एक क्षुद्र ग्रह रहता है, धूमकेतु रहता है, उल्का पिंड रहता है। ये सभी है तो ब्रह्मांड के ही पार्ट है, लेकिन चूंकि ये जितने भी खंड है ये ग्रहों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते, और ये भी ब्रह्मांड के पार्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अन्य आकाशीय ब्रह्मांड जो आकाशीय खंड है वो बोलते हैं।
अब इसमें कौन कौन है? सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, इनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं या इनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और इनको आवांतर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, चक्कर तो सूर्य के चारों लगाते हैं, लेकिन दिशा इनका कोई निश्चित अक्ष नहीं होता, निश्चित रोटेशनल डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। और ये अपने कई बार अपने जगह से भटक भी जाते हैं, इसलिए आपने सुना होगा कई बार कि पृथ्वी के कक्षा में एक क्षुद्र ग्रह आता हुआ दिख रहा है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसी कुछ अफवाहें आपने सुनी होगी, वो इन्हीं की वजह से होती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं इनके बीच में मुख्य रूप से शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर है याद रखनी है। शुद्ध ग्रह कुछ और नहीं बल्कि जो ग्रह हैं उन्हीं को पार्ट से अलग होकर के ये टूट कर अलग हुए थे विस्फोट होने की वजह से, ग्रह के पार्ट थे लेकिन टूट के कोई पार्ट उनसे अलग हो गया, वो क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया, इसलिए इनको लघु ग्रह की संज्ञा भी कहते हैं। और दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हुए भी ये दिखाई देते हैं। परिक्रमा तो ग्रहों की तरह ये भी करते हैं, लेकिन इनकी ये स्थिति है कि कभी भी परिक्रमा की जो इनकी कक्षा है उससे भटक सकते हैं। कभी कभी एने में ढंग से घूर्णन का ये देख रहे हैं, कभी कभी एने में ढंग से घूर्णन करते हैं और गलती से पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कई बार कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है, अगर वो पृथ्वी से टकरा गया किसी कारण से तो पृथ्वी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। हालांकि पृथ्वी के साथ क्षुद्र ग्रह की टक्कर बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी के ब्रह्मांड में पृथ्वी का जो क्षेत्र है, स्पेस है, उसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। खगोलविद द्वारा क्षुद्र ग्रह की गति पर सावधानी से नजर रखी जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले कि एक क्षुद्र ग्रह हमारे यहाँ आ रहा था, तो इसलिए हम पहले से क्या हो रहा है ये हम उस पर नजर रखते हैं, और जब भी हमें लगता है तो उसको एंटी एस्टेरॉइड मिसाइल के माध्यम से हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त होने का कारण क्षुद्र ग्रह के साथ टक्कर ही था, क्योंकि यदि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में घुस जाते टकरा गए तो पृथ्वी का विनाश भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े खंड होते हैं, इतनी स्पीड इनकी होती है कि पृथ्वी के जिस भी पार्ट में टकराएंगे उस पार्ट को विनाश कर देंगे। इसलिए आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अमेरिका नासा के द्वारा कुछ मिसाइल डेवलप की गई जो उनको चेंज करेंगे उनकी डायरेक्शन को। क्षुद्र ग्रह के बारे में और जानकारी, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराया होगा तो बहुत बड़ा गर्त बना होगा, और हालांकि मृदा अपरदन की प्रक्रिया पवन वर्षा नदियों के निक्षेप में लंबे समय तक कार्यरत रहे होंगे। यानी कि कई बार ऐसे बोल जाते हैं जो खड़े पृथ्वी बड़े बड़े जो गर्त पाए जाते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा, जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त है, तो उसके बारे में कई खगोल शास्त्रियों ने ये बात बोली है कि बहुत समय पहले कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आया होगा, उतनी स्पीड से आया होगा कि बहुत बड़ा खड्डा, बहुत बड़ा ट्रेंच उसने बना दिया। इसलिए तो कुछ गर्तों के निर्माण का कारण ये माना जाता है कि जितने भी गर्त बने हुए हैं, जितने भी ट्रेंच बने हुए हैं, इनका मेन कारण है क्षुद्र ग्रह। और हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है लोनार झील जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसे ज्वालामुखी लावा निर्मित झील भी बोलते हैं। उसका कारण यह है कि बोलते हैं कि क्षुद्र ग्रह आया होगा, उसने खड्डा किया होगा, ऊपर से गिराया, और इस प्रकार की चीजें हैं। और दोस्तों ये चीजें सही साबित हुई है, अपने विभिन्न प्रकार की कई चीजें पहले ही पड़ी हुई कि कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के किसी पार्ट में आके गिर जाते हैं और उसको पूरी तरह नष्ट कर। सबसे बड़ा अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें तो सीरियस है, खोजकर्ता इटली के पियाजे ने की थी। इसके अलावा एक क्षुद्र ग्रह का नाम ट्रोजन है, ये नाम जरूर याद रखना, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ लेती है। सीरियस ट्रोजन हाल ही में हाईलाइटेड रहा है, इसका संबंध किससे है, क्या है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, गैलेक्सी है, क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल ये ग्रहों का साथ है, क्योंकि ये ग्रह के साथ पीछे 60 डिग्री से दूरी पर ये परिक्रमा करता है, ये भी एक क्षुद्र ग्रह है। ये कभी पृथ्वी से नहीं टकरा सकता, क्योंकि उनकी कक्षाओं के साथ ये चक्कर लगाता रहता है। 6 ग्रहों के साथ ट्रोजन उपग्रह मिले हैं, मतलब उनकी कक्षाओं के साथ चक्कर लगाते हैं, उनके पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। इनमें 6 ग्रह ये हैं, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी। इस पृथ्वी का एकमात्र क्षुद्र ग्रह ट्रोजन है, ठीक है ना। और ट्रोजन जो पृथ्वी को इसमें लगाता है, इसके अलावा बेसिक सी जानकारी इसमें और तो कुछ है नहीं। एक है ऑरिसन एक्स, ऑरिसन एक्स का नाम का सुना होगा आपने, ये एक अंतरिक्ष यान है जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी हेतु भेजा गया है। नासा इसके माध्यम से पृथ्वी के जो सबसे नजदीक क्षुद्र ग्रह है उसके अध्ययन के लिए मुख्य रूप से एक ऑसिरिक्स रेक्स नाम का एक सफलतापूर्वक एक परीक्षण नासा के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखना एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो एस्टेरॉयड है उसका नाम है बेनू, और उसके अध्ययन के लिए ऑसिरिक्स रेक्स नाम का एक अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से नासा के द्वारा भेजा गया है, जो वहां की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, हमें जानकारी देगा। क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए नासा के बहुत सारे मिशन हैं जो क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण के लिए गए।
लूसी नाम का मिशन है, ये 2021 में नासा ने भेजा है। ट्रोजोन नाम का क्षुद्र ग्रह है, उसका पता लगाएगा। जो ट्रोजोन मैंने बताया था कि सभी कई ग्रह हैं, उनकी कक्षा के पीछे उनके साथ चक्कर लगाता है, और चूंकि उनके साथ साथ चक्कर लगाता है इसलिए उनके साथ टकराने की संभावना इसकी कम रहती है। इसका गंतव्य अगर देखें तो 2025 में, ये 2021 में भेजा गया, 2025 तक ये पहुंचेगा, और ये 2027 से लेकर के 2033 तक 6 क्षुद्र ग्रहों का पता लगाएगा। अब ये ध्यान रखना कि नासा बहुत ज़्यादा इन पे काम कर रहा है। तो ये नासा की जो मिशन है वो आपको याद रहना चाहिए। एस्टेरॉयड के लिए नासा के द्वारा कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में डायरेक्ट आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है साइकी, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है नॉर्मली, क्योंकि एस्टेरॉयड मुख्य रूप से मंगल और जो पृथ्वी है, मंगल और बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में ही एस्टेरॉयड ज़्यादा पाए जाते हैं। इस पूरी बेल्ट का स्टडी करने के लिए मुख्य रूप से साइकी को भेजा गया है। ये चट्टानों बर्फ से निर्मित अन्य क्षुद्र ग्रहों के विपरीत पृथ्वी की कोर के समान लोहे और निकेल धातु से बने हुए। ध्यान रखना, और क्षुद्र ग्रह तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, बेल्ट है पूरी क्षुद्र ग्रहों की, और ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, और ये चट्टानी बर्फों से निर्मित होते हैं, और इनकी जो जैसे नॉर्मली जाता है ग्रह किससे निर्मित है, चट्टानी बर्फ से, लेकिन ये किससे निर्मित है, लोहे और निकेल से। तो एक चीज आपको याद रखें दोस्तों यहाँ, कि जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट लोहे और निकेल की धातु से ज्यादा मिलकर बनी होती है। माना जाता है कि पारंपरिक ग्रह था, परंतु अन्य अंतरिक्ष ऐसा माना जाता है कि बेल्ट पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, एक टाइम पर ये भी ग्रह रही होगी, लेकिन चूंकि ये टकराट होने की वजह से इसका पार्ट टूट गया होगा, इसलिए ध्यान रखना, जैसे पृथ्वी का क्रिस्टल मेंटल कोर पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे आगे धूमकेतु। तो अभी तक हमने क्षुद्र ग्रह इनके बारे में बेसिक सी जानकारी पढ़ी है। क्षुद्र ग्रह की जानकारी हमें नोट्सों में आप पढ़ सकते हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी इसमें थोड़ी ज़्यादा है, समझाने वाली चीज़ें थी वो हमने समझाने की आपको पूरी कोशिश करी है। अब आपसे सिर्फ ये निवेदन है, ठीक है ना, कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, जो भी पिछला वीडियो है उसको भी देखें। अगर आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो इसको नहीं समझ पाए तो वो ज़रूर पूछें, कमेंट करें, लेकिन आप रेगुलरली इनको देखें। हम ज्योग्राफी को साथ में लेके चल रहे हैं, जल्दी इकोनॉमी पॉलिटी के वीडियो आपको मिलेंगे, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस खत्म करें। दोस्तों इनके साथ आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, वहाँ से आप बेसिक सी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आपको हम उतनी ज़्यादा से वीडियो बना के भेजेंगे, और जो लोग स्पेशली जो हमने हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं उनको ये फायदा होगा। और जितना टाइम हमको मिल पाता है उतने टाइम में हम आपको वीडियो भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे से इनको फॉलो करें, 2023 के एग्जाम में आप अच्छे से तैयार होकर के एग्जाम दें, ताकि 2023 और 24 में होने वाली जितनी भी एग्जाम है उसमें आपको रिजल्ट मिले। ये चीज़ हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगर आपने सिलेबस को इस अकॉर्डिंग पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है, समझा है, कोई क्वेश्चन आपका चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, कभी गलत नहीं हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अभी इसमें काफ़ी यूनिवर्स में काफ़ी चीज़ें, हालांकि ज़्यादा चीज़ें अभी इतनी नहीं है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा इसको बेसिकली पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली ये थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे इसके बारे में, उसके बाद हम ये यहाँ से 10 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद हम जियोलॉजी वाले चैप्टर पे पहली बार जाएंगे। तो जियोलॉजी चैप्टर पर लगने के लिए हमें 1-2 वीडियो और लग से हैं, लेकिन ये बेसिक सी जानकारी है, स्टेट पीसीएस में ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो पृथ्वी के बारे में पहले पढ़े थे उनको हम एक बार यहाँ पढ़ेंगे, पृथ्वी की क्या क्या स्थिति है, पृथ्वी कैसे काम करती है, आप किस तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों कि कभी यहाँ पे गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत अच्छे से नोट्स हमने तैयार किए हैं, हमारे खुद के नोट्स हैं जो हम इनसे पढ़ते हैं, वही हमने आपके साथ शेयर की है। हालांकि कोई ऐसे पूरे नोट्स शेयर करता नहीं है, हमने पूरे नोट्स शेयर किए हैं और उन्हीं को आपके साथ बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों नोट्स चूँकि हमारी भाषा में है, इसलिए इनको आप तभी समझ पाएंगे जब हमारी वीडियो जरूर देखें। इन्हीं उद्देश्यों से हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का साथ इसी प्रकार से मिलता रहे, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।